Very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Am I clearly audible to all of you, please? Yes, sir. Okay. So let's start a class. What were discussed in the last class, Gurleen? अच्छा आप थी या नहीं थी, please? Gurleen, Yes, sir. what were Sir, discussed? we have discussed, yes, sir. We have discussed protection against, uh, no, this is not the last. Wait, Anyone, please? Prashant? sir, we did Prashant? public interest litigation, sir. PIL. Okay. I think that was Yes, sir. completed. That was completed in last class. Yes, sir, that was completed. We have discussed, uh, 3 to 4 cases also. ओके ओके सो आई थिंक Yes, दैट वाज कंप्लीटेड. अगर आपने 2-3 केसेस डिस्कस कर लिए थे, इसके साथ ही आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं तो सर उसमें आपने 4 क्वेश्चंस भी लिखाए थे, तो मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स डील नहीं हुए थे, जैसे कि व्हाट इज पीआईएल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिट पिटीशन, ओके तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पीआईएल, और एक और क्वेश्चन। ओके आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जैसा कि आपने देखा कि पीआईएल के बारे में हमने बताया आपको कि लोकस स्टैंडाई जो है वो क्या है, डाइल्यूटेड लोकस स्टैंडाई है पीआईएल में. तो आप लोग लिख सकते हैं इतना डिस्कशन करने के बाद जो हमने डिस्कशन किया. शशांक? हाँ लिख सकते हैं, मुझे लगा सर कुछ केसेस वगैरह हाँ डिस्कस नहीं नहीं कीजिएगा नहीं, अपना दैट वाज कंप्लीटेड. जो आपका टॉपिक है, जितना मेंस में आपको लिखने के लिए चाहिए उतना कंटेंट आपके पास आ चुका है. केसेस मैंने इसीलिए डिस्कस कर दिए थे कि कोई केसेस अगर ओरिजिन से रिलेटेड केसेस हैं या कोई उसका जो ब्रॉड वे है या कोई इंटरप्रिटेशन अगर हुआ है पीआईएल का, डेफिनेशन है पीआईएल की, तो हमने वो सारे केसेस डिस्कस कर दिया. आई थिंक जो सफिशिएंट मटेरियल चाहिए आपको उतना मटेरियल आपको मिल चुका है. इज इट क्लियर? प्रशांत? एम आई ऑडिबल प्रशांत? हाँ. तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, आर्टिकल 33 एंड 33 टू 35. एंड ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो आपको मिले हुए हैं 14 टू 32, जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन इज़ इक्वल. देयर मे बी डिफरेंसेस इन अ पोजीशन. जैसे कि एक नॉर्मल जो सिविलियंस है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या कोई आर्म फोर्सेस का कोई मेंबर है या कोई ऐसे ब्यूरो में काम कर रहा है या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहाँ पर कुछ कंडीशंस ज़रूरी हैं इम्पोज करना फॉर इंश्योरिंग द प्रॉपर मेंटेनेंस, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर देयर, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. तो हो सकता है कि कुछ राइट्स जो हैं वो उसको ना अवेलेबल हो. तो यहाँ पर जो 33 टू 35 कुछ आपको स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे जो क्या करेंगे, कर्टेल करेंगे फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली. जस्ट दे आर जस्ट लाइक एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट. वी कैन से if fundamental right is available to the citizen and non-citizen and person generally, then these are the exception which prohibit, which restrict the operation of fundamental right to certain classes of citizens, certain classes of persons. आर्टिकल 33 की हम बात करते हैं. कोई बताएगा आर्टिकल 33 में क्या है प्लीज? गुरलीन? the power of Parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces, etc. ओके हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि इस पार्ट से प्री के लिए बहुत क्वेश्चन बन जाते कभी कभार, लेकिन मेंस के लिए क्वेश्चन नहीं बनते. क्या है? मेंस के लिए क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं 33 से लेकर के और 35 तक. लेकिन यहाँ से क्या होता है, प्री के लिए क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे विच आर्टिकल रिलेट्स टू द मार्शल लॉ, whether parliament or state legislature, whether parliament can curtail the fundamental right of the armed forces officers or a state government.
तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अभी आपको मिलेंगे जब हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे इसकी। तो एक बार प्लीज़ आप लोग अपना डायरेक्ट ओपन करेंगे और 33 को रीड करेंगे। गुरलीन। Yes, sir. हाँ, 33। 33 says, power of Parliament to modify the rights यस, conferred by this part in their application to forces, etc. यस, Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this part shall, in their application to A. the members of the armed forces, or B. the members of the forces charged with the maintenance of public order, or C. persons employed in any bureau or other organization established by the state for the purpose of intelligence or counterintelligence, or number D. persons employed in or in a connection with the telecommunication systems set up for the purpose of any force, bureau, or organization referred to in clause A to C, to be यस। restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. Okay. So first thing, the power is vested with Ipsita. Parliament. Parliament. Power is vested with Parliament, and Parliament may by the law, मीन्स ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में कुछ भी सेशन नहीं चल रहा है, कोई भी मेंबर इकट्ठे हो गए, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अच्छा ठीक है इन लोगों के पावर को कर्टेल कर दीजिए। पार्लियामेंट में बाय द लॉ दे कैन कर्टेल द फंडामेंटल राइट, दे कैन मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन दियर एप्लीकेशन टू सर्टेन क्लासेस ऑफ द पर्सन्स। यस प्लीज, कौन कौन से वो क्लासेस हैं एक बार प्लीज रिपीट करेंगे शशांक? ए बी सी डी ई जो भी दिया गया है, ए बी सी डी। यस यस प्लीज, जस्ट वेट यहीं पर मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आर्म फोर्सेस मेंबर प्लीज? यहाँ पर क्या इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है? तो इसमें 4 लोग आते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स। ओके शशांक, ये क्या है? दीज आर द ब्रांचेस ऑफ। बट अगर इसकी हम बात करें तो कम्बेटेंट और नॉन कम्बेटेंट, शशांक, कम्बेटेंट और नॉन कम्बेटेंट, लड़ाकू और नॉन लड़ाकू, जिनको लड़ने के लिए रखा जाए या जिनको लड़ने के लिए नहीं रखा गया, सिर्फ खाना बनाने के लिए रखा गया है, बाल काटने के लिए रखा गया है, मोची नाई और लकड़ी का सामान बनाने के लिए रखा गया है, दे आर क्या है? दे आर इंसिडेंटल हैं, दे आर असिस्टिंग टू द फोर्सेस। whether they will be considered as a member of armed forces? There is not the word soldier, there is not the word colonel, general, sipahi. Are you getting my point? Yes, Nan. Whether they will be included or not? Yes, sir, include होंगे. Okay, it means member of the armed forces means all the persons who are employed in the armed forces, and if they are integral to the armed forces, जैसे ये जो जितने भी लोग हैं ये सब they are integral to the armed forces. It is not necessary that forces must be combatant or non-combatant. Person must be working in a combatant force or a non-combatant combatment. Sorry, हाँ, क्या है कि कोई लड़ाकू है नहीं लड़ाकू है, वो अगर खाना भी बना रहा है ना वहाँ पर, अगर तब भी उसको क्या है, उसको माना जाएगा कि ही इज अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस. इज दैट क्लियर सृष्टि? Yes, sir. नाउ सेकेंड क्लास ऑफ पर्सन्स, कौन कौन से सेकेंड क्लास क्या है प्लीज बताइए. The members of forces charged with the maintenance of public order. Okay, the member of the forces charged with the maintenance of public order, whether they include the police, state police. Yes, sir, State because police they means Yes. state police means paramilitary forces. Yes, sir, paramilitary. State police means, here state police means paramilitary forces, BSF, CRPF and other इसके जो sister organizations हैं.
अगर हम बात करें ए एफ एस्पा अप्सा, क्या नाम है उसका, एक बार बोलिए। आर्म फोर्सेस स्पेशल, ASPA, हाँ क्या है नाम उसका पूरा फुल फॉर्म बताइए। Sir, Armed Armed Forces Forces Special Special Power Power. Act. यस, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 कहां पर लागू है ये? Some part of Jammu and Kashmir, Manipur, and some northeast यस, states. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो आपसा है, जो आसपा, हाँ क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। तो ये जो एक्ट है ये स्पेशल पावर्स देता है किस लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, हाँ जी, Public order. मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। तो वेदर दे विल बी इंक्लूडेड इन दिस आर्टिकल और नॉट? सर उसके लिए अलग से आर्टिकल दे No, रखा है sir, हमारे उसके लिए अलग 30 से। आर्टिकल अलग से दे रखा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि किसी भी फोर्स को अगर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चार्ज दिया गया है और वो वर्क कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सीआरपीएफ, आपने देखा सेंट्रल की फोर्स होती है, बताइए Yes, हैं? yes, yes, yes. आपने देखा होगा कि समय पड़ने पर हम उसको बुलाते हैं, जबकि वो सेंट्रल की होती है, खर्चे हम देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट देती है। क्यों? क्या होता है कि सेंट्रल से जो फोर्स आती है उसको चार्ज किया जाता है ना कि आप इस काम के लिए आपको रखा गया है। एक टुकड़ी आती है, टुकड़ी क्या होती है, वो टुकड़ी क्या करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बुलाई जाती है, जो कि हर एक चेक पोस्ट उनके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के रखे हैं, जहां से वो मेंटेन कर पाएँ लॉ एंड ऑर्डर। बाई चांस इमरजेंसी पड़े तो उनको बुला सके। आपने देखा होगा सीआरपीएफ के कैंप होते हैं, क्यों? हैव यू सीन एनीवेयर? Yes. आई थिंक 100 किलोमीटर पे आई थिंक एक आध कैंप जरूर होगा पैरामिलिट्री फोर्स का। क्यों मोशन? सर यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत है। छत्तीसगढ़ में है, हर स्टेट में 100 किलोमीटर पे आई थिंक एक कैंप जरूर दिया गया होगा। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि सीआरपीएफ का कैंप नहीं है तो एसएसबी का कैंप है, एसएसबी का नहीं है तो वो सीआईएसएफ का कैंप है, सीआईएसएफ का कैंप नहीं है तो वो बीएसएफ का कैंप है। तो क्या है ये जो फोर्सेस हैं जिनको चार्ज दिया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भेजा जाता है और वापस रिटर्न होती हैं वो उस काम को करके। तो ये पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उनके फंडामेंटल राइट के एप्लीकेशन के लिए। कब छुट्टी चाहिए, कब धरना करना है, कब उनको किस विषय पे बोलना है, कितना बोलना है। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्म फोर्सेस के, जिनको चार्ज दिया गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उनके ऊपर जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, उनके राइट्स को रेगुलेट कर सकती है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, आम नागरिक से अलग उनके राइट हो गए। इज दैट क्लियर? हाँ जी गुरलीन, Yes, sir. यहाँ पर कोई डाउट है आपको, कोई किसी को इन वर्ड्स से किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है कुछ? फर्स्ट जो क्लास आपने देखी कौन सी थी बताइए? No, sir. फर्स्ट इज आर्म फोर्सेस, member of the armed forces, Member of armed forces. yes, and the second is Forces charged with the maintenance of public order. okay। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्या है कैटेगरी? थर्ड कैटेगरी में क्या है? Person employed in any bureau or other organization established by the state for the purpose of intelligence or counter-intelligence. ओके हमने शायद ये चीज़ें कहीं पर पढ़ी हैं शायद। इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, दूसरा क्या है, काउंटर इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। तो अगर कोई ऐसा ब्यूरो इस्टेब्लिश्ड है जिसके मेंबर्स हैं तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे क्या क्या ब्यूरो है हमारे पास, इंटेलिजेंस कौन कौन से हैं? Intelligence bureaus. CBI, हाँ जी, रॉ एनआईए सीबीआई, यस, ये सब क्या हैं? ये कुछ हैं ऐसे जो कि क्या करते हैं, इंटेलिजेंस करते हैं। दूसरे कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस करते हैं। रॉ क्या है, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस करते हैं। तो इनका क्या है कि ये जो ब्यूरो हैं, इन सारे ब्यूरो के जो मेंबर्स होंगे उनको क्या होगा, उनका राइट क्या है, फंडामेंटल राइट, वो अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, उस हिसाब से डिटरमिन किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? नयन? yes sir. हाँ जी। नाउ लास्ट प्लीज, लास्ट कैटेगरी कौन सी है? किन लोगों के फंडामेंटल राइट और कौन से ऐसे लोग हैं? Yes, sir. D is the person employed in or in connection with the telecommunication system set up for the purpose of any force, bureau,
or organization referred to in clause A to C. ओके, इन जितनी भी फोर्सेस की बात करी आपने, फोर्सेस या फिर वो कोई भी मेंबर ऑफ फोर्स है जो कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की, पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहा है, या फिर कोई ब्यूरो है और उस ब्यूरो में टेली कम्युनिकेशन का जो काम देख रहे हैं लोग, टेली कम्युनिकेशन का जो लोग सिस्टम सेटअप है उसको अगर देख रहे हैं, उस पर्पस के लिए कोई काम कर रहा है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा कि वो क्या है, उसके फंडामेंटल राइट कौन करेगा, मॉडिफाई कौन कर सकता है? Parliament. Parliament can Parliament. yes, Parliament can modify the fundamental rights of those persons also. तो यहाँ पर 4 तरीके के कुछ exceptions दिए गए कि these are the few persons whose fundamental right can be curtailed or modified in accordance with the law made by the Parliament. Okay? किसी को यहाँ पर कोई डाउट है प्लीज़, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट के लिए लॉ बनाने का काम एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है, याद है? कुछ ऐसे आर्टिकल्स हमने देखे थे जहाँ पर क्या है, थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? आपने रिजर्वेशन के शायद पोर्शन में देखा होगा कि थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रिजर्वेशन कैन बी इन्फोर्स्ड। लेकिन ये जो आर्टिकल है 33, दिस आर्टिकल 33 का एप्लीकेशन सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाकर ही कर सकती है, और लॉ बना करके पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट में एम्पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शशांक, क्या कहना चाहता हूं मैं, क्या कहना चाहता हूं मैं, बताइए मैं क्या कहना चाहता हूं? वेदर डायरेक्टली लॉ बना दे पार्लियामेंट, एक एक्ट पास कर दे, जैसे AFSPA क्या है, हाँ, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके जरिए लिख दे कि ये फोर्सेस इसमें रहेंगी और ये काम करेंगी, वो इट्स ओके, इट इज थ्रू द लेजिस्लेशन। बट अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और उस लॉ में ये कह दिया कि गवर्नमेंट विल फ्रेम द रूल्स regarding the application of the fundamental right of this organization, it can be done. This is a कौन सा ये legislation है? This is a delegated legislation cannot be allowed here, sir. Only the parliament can make the rules. delegated legislation cannot be allowed. ऐसा मैंने ऐसा Allowed होगा ना सर? 33 sir. लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गवर्नमेंट कर सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट शशांक? मतलब अगर कोई लॉ बना है, हाँ गुडलिन प्लीज। सर मुझे डाउट है कि पार्लियामेंट इटसेल्फ इज अ गवर्नमेंट एंड हाउ इट कैन डेलीगेट इट्स पावर टू मेक लॉज टू द गवर्नमेंट। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? ओके, जस्ट वेट। एक्चुअली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, प्लीज़ कोई बताएगा मुझे? आप ही लोग बताएंगे मुझे गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट? सर वो जो इंक्लूड करते हैं, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ये सब। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है पहले? अच्छा चलिए छोड़िए, ये चीज़ है वेयर रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड। रियल एग्जीक्यूटिव पावर President, Lok Sabha and Rajya Sabha. Council of Ministers. The Prime Minister vested Real- second just president wait, comes second. just wait for 1 minute please। आभा, आपका आंसर हम पहले ले लेते हैं। Where the real executive power vested in the constitution? So, real executive power is vested in the Council of Ministers. Yes, correct, okay। हाँ, अनामिका, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पावर वेस्ट करता है। और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर। अब बात आती है कि अगर वहां पर लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द रूल्स, अगर पार्लियामेंट लिख रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, या लिख देती है कि BSF, या फिर लिख देती है कि दिल्ली द स्पेशल फोर्सेस
which shall be employed in a Delhi, the fundamental right, the application of fundamental rights of this force will be in accordance with the rules made by the central government, whether it can be done by the parliament or not. Sasank. Sir, can you repeat that question? सर एक बार रिपीट कर दें. Okay, okay. Generally, Article 33 says that Parliament may, by the law, modify the application of fundamental right in regards to the 4 classes of persons. Correct? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. But whether Parliament can delegate this power to the central government, that they can make law with respect to the modification of fundamental right in reference to any special force? हाँ जी बताइए. Basically, Yes, sir. हैं? I don't think so, sir, कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकते, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब तो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात कर रहे हैं. Actually, there is one case law on this point. अभी मेरे पास से स्लिप हो गया वो. आई एम सॉरी, मिस कर गया मैं केस को. इस पॉइंट पे मैं आपको केस बताने वाला था, इसीलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा इतनी देर. आई जस्ट वेट फॉर, आई थिंक बेयर एक्ट में आपके कहीं पर दिया गया है. थोड़ा सा आप लोग सर्च करेंगे 1 मिनट के लिए प्लीज़. आई थिंक जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. इसी पॉइंट पे मैंने आपको ये बेरक में एक बार आप लोग नीचे नज़र डालिए प्लीज़. नोट्स के ऊपर नज़र डालेंगे आप लोग. यहाँ पे लिखा हुआ था आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, द पुलिस एक्सेट्रा. हाँ जी, लेकिन एक बार ये नज़र डालिए कि पावर ये डेलीगेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ है. सर कोई एक्ट बना करके Yes, yes. ऑफिसर के ऊपर पावर तो आप दे सकते हैं कि कोई ऑफिसर उस पावर को एक्सरसाइज ऑब्वियसली थ्रू एक्ट करेगा, लेकिन पूरा का पूरा रूल बनाने के लिए किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. नहीं, एक्चुअली मैं वही कहना चाहता हूँ शशांक. मैं आपको जो बताना चाहता था वो क्या था कि देयर इज़ अ वन पेरेंट एक्ट. हाँ, देयर इज़ वन पेरेंट एक्ट. ओके. एंड हाँ, आपने शायद संध्या विश्वान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बताया, शायद इसी केस का ये फैक्ट है. ठीक है, एक बार आप लोग देखेंगे इसको. लेकिन मैं आपको एक फिर से एक कंडीशन बता देता हूँ कि पार्लियामेंट पास वन लॉ एंड अंडर दैट लॉ दे प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू एनी पुलिस, विद रेफरेंस टू एनी आर्म फोर्सेस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द रूल्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ दैट फोर्स. ये ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको. मीन्स देयर इज अ वन पैरेक्ट लॉ विच इज लेजिस्लेटेड बाय द, विच इज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट. इसका मतलब ये नहीं, आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया मैं कुछ जो कहना चाहता हूं मैं? गुरलीन वैसे नहीं आया सर. नहीं समझ में आया. ओके, इट्स ओके. जनरली आर्टिकल 33 दैट प्रोवाइड्स दैट सेज दैट पार्लियामेंट में बाय द लॉ, पार्लियामेंट में बाय द लॉ determine the application of fundamental right in accordance application of fundamental right with respect to the certain classes of person. Only parliament. Is it clear? Yes, sir. Okay. That is clear. हाँ, yes. अब अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है बट डेलीगेटेड द पावर टू मेक द रूल्स, पार्लियामेंट हैज मेड द लॉ, उस रेफरेंस में लॉ बनाया हुआ है, एक ब्रॉड लॉ बना दिया है, स्कर्टेंस तैयार कर दिया है. तो ये बात है कि ये पावर डेलीगेट किया जा सकता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो रूल्स बना दे विद रिस्पेक्ट. क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारी फोर्सेस एक साथ इंक्लूड करके पब्लिक ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए भेज दी जाती है. शशांक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जैसे कोई भी पेरेंट एक्ट होता है, हाँ. उसका एक ऑब्जेक्ट होता है. बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट को फर्दर करने के लिए उस एक्ट के अंदर रूल्स भी बनाए जाते हैं. बिल्कुल. तो रूल्स भी पार्लियामेंट ही बहुत बार बनाती है, बहुत बार डेलीगेट कर देती है. हाँ, तो ये जो रूल्स है ना शशांक,
ये रूल्स है, ये डेलीगेट किया जा सकता है, मेरा कहने का मतलब है, और वो रूल्स कंसिस्टेंट होना चाहिए पेरेंट एक्ट के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट रूल मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द पेरेंट एक्ट। शशांक इतना टफ नहीं था जितना मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है, क्लासेस ऑफ पर्सन दिए गए हैं जो ए से डी तक, ठीक है, ये एक रूल। दूसरा, पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, पावर दे सकती है कि आप अपने मुताबिक या पेरेंट एक्ट के मुताबिक, ठीक है, आप रूल्स फ्रेम कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है, आपने जो वर्ड पढ़ा ना, मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो मेंबर ऑफ द फोर्सेस किसी फोर्स का नाम नहीं लिखा हुआ यहां पर। पता चला कि बीएसएफ के 10 आदमी हैं, सीआईएसएफ के 10 आदमी हैं, पैरामिलिट्री और दूसरी हैं जो उनको इंक्लूड कर लिया गया, एक फोर्स बना दी गई और उसका नाम रख दिया गया स्पेशल एक्शन टास्क फोर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गुरलीन? Yes, तो ऐसी अगर फोर्स को भेजा जाएगा कहीं पर मेंटेनेंस करने के लिए पब्लिक ऑर्डर, तो उसके लिए कौन बना सकता है रूल्स कि आपके फंडामेंटल राइट क्या हैं? सर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट एक्ट के ऑब्जेक्ट को फर्दर करने के लिए रूल्स तो बना सकती है, लेकिन कोई नया कंसेप्ट ला करके पूरा का पूरा अलग रूल या फिर अलग बाई चांस, कुछ भी नहीं। देखिए ये कोई रूल नहीं है, बाई चांस जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अथोराइज कर सकती है उसी एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस दिस। ओके, हाँ, यस अब Yes, sir, I have this doubt कि शशांक is himself saying कि नए rules नहीं बना सकते, amendments नहीं कर सकते हैं, तो rules that has been made under the delegated legislation तब तो वो apply हो सकते हैं ना, क्योंकि वो that are being in मतलब being consistent with the main act. एक्चुअली आभा एक लॉ है इसके ऊपर, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द दिल्ली लॉज एक्ट, जहाँ पर क्या बात की गई थी, बात ये की गई है कि पॉलिसी मैटर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड। क्या है कि पॉलिसी जो मैटर्स होगा वो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एनी अथॉरिटी। कोई किसी भी तरीके के पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी मैटर्स का अगर कोई लॉ बनाना है, दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ओके, और पेरेंट लॉ क्या है, होना नेसेसरी है। इट इज अ नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी इट इज अ प्री कंडीशन दैट देयर मस्ट बी अ पेरेंट लॉ ऑन विच रूल्स हैज बीन फ्रेम्ड। बिना पेरेंट लॉ के अगर पार्लियामेंट अलाउ कर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, ऐसा नहीं कर सकते आप। देयर मस्ट बी अ पेरेंट एक्ट, एंड थ्रू द पेरेंट एक्ट दिस पावर शुड बी गिवन टू द subordinate authorities. Is it clear? शशांक? yes. हाँ, मोशन? सर अगर एग्जांपल वाइज मतलब रियलिस्टिक एग्जांपल्स ले, जैसे बीएसएफ का अलग एक्ट है सर, बिल्कुल, सीआरपीएफ बिल्कुल। का अलग एक्ट है, एनआईए का अलग एक्ट है, Yes, जितने sir. भी एजेंसी बिल्कुल। नॉर्मली सबके एक्ट्स हैं। बिल्कुल, सीबीआई का दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बिल्कुल, तो वो पहले से पेरेंट एक्ट है, और जो भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट पावर से बनाएगी तो उस एक्ट के फर्दरेंस में ही होना चाहिए। उससे एक्चुअली बाहर शशांक, एक्चुअली मैंने जो आपको बात कही है, सेकेंड क्लास ऑफ जो फोर्स है वो कोई नाम नहीं दिया गया ना, इसीलिए शशांक, ना तो ये आर्म फोर्सेस है, ना ही ये पुलिस है, ना ही ये कमांडो हैं, ये क्या है, द मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। किस फोर्स से कितने लोगों को बुला लिया जाएगा, जैसे हम कभी पैरामिलिट्री यूज करते हैं, कभी हम गरुड़ कमांडो यूज करते हैं ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑन द स्पॉट कमेटी बनती है, तो हमारे पास जिस क्षेत्र के जो स्पेशलाइज्ड बंदे होते हैं हम उनको करते हैं क्या, कलेक्ट, और हम उसको नाम देते हैं दिस इज अ फोर्स, इट इज अ रैपिड एक्शन फोर्स, इट इज अ स्पेशल एक्शन टास्क फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कोई बने पहले से बने भी होते हैं, लेकिन अगर समय और परिस्थिति को देखते हुए अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द स्पॉट फ्रेम करती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, तो उनके लिए जो उनके फंडामेंटल राइट होंगे वो कौन करेगा मॉडिफाई उनके फंडामेंटल राइट? पेरेंट एक्ट तो कर ही रहा है उनका, जो लोग सीबीआई में हैं, जो लोग एनआईए में हैं, पैरामिलिट्री में हैं, कहीं भी हैं, वो तो कर ही रहा है, लेकिन अब उनको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी उनको इंडेमनिटी मिलेगी अगर ये ऐसा करते समय किसी को गोली मार देते हैं या किसी भी तरीके से मतलब किसी को क्षति पहुंचा देते हैं, उसके लिए इंडेमनिटी कौन देगा?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मोशन, गुरलीन, Yes, sir. आपको समझ नहीं आ रहा है क्या ये चीज़? सर मेरे को, हाँ जी, हाँ सर, मेरे को समझ में आ गया। ओके। शशांक, क्या समझा है शशांक? आप प्लीज़ एक बार मुझे बताएंगे तो मुझे पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। कोशिश करूँ मैं आपको पूरी बात बता के जाऊँ, ठीक है? सर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जैसे कि पार्लियामेंट में बाय लॉ जो भी क्लासेस ऑफ ABCD में हैं हाँ जी, उनके लिए लॉ बना सकती है, बिल्कुल। लेकिन अगर जैसे हर समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो सकती है तो इसके लिए रूल डेलीगेट कर सकती है थ्रू उस एक्ट के थ्रू ही, जो पेरेंट नहीं, एक्ट है उसके। शशांक हाँ शशांक शशांक मेरी बात फिर से सुन लीजिए। पार्लियामेंट सेशन में हो या ना हो, इससे मतलब ही नहीं बनता है। अगर कोई एक्ट बना दिया गया है ना, अगर लिख दिया जाए कि डिफेंस एक्ट 1950, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिफेंस एक्ट 1950 अगर लिख दिया गया, तो डिफेंस एक्ट में अगर प्रोविजन लिख दिया गया कि लॉ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो फोर्स सरकार बनाएगी, उस फोर्स के लिए वो उसके फंडामेंटल राइट के लिए, उसके कर्टेल करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए वो रूल बना सकते हैं। तो इट इज़ अ वैलिड लॉ, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बट इट इज़ अ वैलिड लॉ बिकॉज पेरेंट एक्ट इज अलाउिंग टू द गवर्नमेंट टू मेक द लॉ। इज दैट क्लियर शशांक? और वो कभी भी बना सकती है, क्योंकि उसके लिए सदन में होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक एक्ट पास हो चुका है ना, एंड एक्ट पास हो चुका है तो इन्फोर्समेंट में है। ये तो किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है, सदन की इसमें जरूरत ही नहीं है। गुरलीन, मोशन प्लीज, यस सर। क्या ओपिनियन है सर तुम्हारा? डिफेंस फोर्स, सर पैरामिलिट्री फोर्स के सारे लॉज मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री ही बनाती है, और होम मिनिस्ट्री पूरा आर्म फोर्सेस संभालती है। एक्चुअली क्या है, मैंने जो कहा आपको कि आर्टिकल 33 दैट इज़ अ कर्टेलमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बाय पार्लियामेंट in reference to the some classes of persons. Parliament will make the law. Parliament will make the law means Parliament will enact the law. Okay, they can also provide the power to the central government through that enacted law, that they can exercise that power. Are you getting my point? I am saying only this thing. Sasank, यस सर, गॉट इट। Sasank. यस सर समझ रहा हूँ। ओके, आगे अगर Got it, sir. हाँ, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है प्लीज़ एक बार पूछिए हमसे, आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि पता क्या है, आप लोग बहुत इसको वो मत समझिए। पार्लियामेंट मे बाई लॉ डिटर्मिन द मॉडिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन। सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन क्या है? आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस इंक्लूड्स कम्बेटेंट, नॉन कम्बेटेंट फोर्सेस, नाई, धोबी, कपड़ा धोने वाला, सबको इंक्लूड करता है। ओके, इंटीग्रल टू द आर्म फोर्सेस होते हैं ये सब, तो इसलिए इनको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इनके बिना कोई काम नहीं। खाना बनाने वाला अगर नहीं जाएगा आर्म फोर्सेस के साथ तो कौन खिलाएगा? यस रश्मि? सर ये जो डेलीगेशन है, जो ट्रांसफर, ये पावर्स ट्रांसफर होती किसको है? जैसे अगर मैं समझ पा रही हूँ तो ये समझ पा रही हूँ कि जो फंडामेंटल राइट को अगर कर्टेल करता भी है, कुछ आर्म्स एक्ट है जिसमें मान लीजिए वो कुछ 21 के तहत कुछ उनको फंडामेंटल राइट नहीं वो एंटरटेन कर सकते, तो ये उसमें आता, मतलब ये काइंड ऑफ यही है ना कि जो आर्म एक्ट बना है वो ट्रांसफर कर दी गई है उनके पास पावर, यही ओवरऑल है? जी नहीं, इसका मतलब सिंगल सा है। एक आम आदमी के पास राइट टू लाइफ लिबर्टी है, एक आम आदमी के पास राइट टू फ्रीडम है, एक आम आदमी के पास राइट टू मूव है, एक आम आदमी के पास राइट टू ट्रेड है, एक आम आदमी के पास क्या है, और अदर सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट। जैसे आपने कहा ना, स्ट्राइक, एसोसिएशन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये एसोसिएशन का ही राइट रख लेते हैं। कल को अगर वो जो आपने मेंटेनेंस के लिए भेजी थी, उन सारे लोगों ने सर मेरे मिलकर, हाँ, बस इतना है, ये ट्रांसफर किसको किया जाता है और किसको पावर है बनाने की, और किस एक्सटेंट तक? क्या ट्रांसफ़र किया जाता है रश्मि? ये जो अ, इसका मतलब तो यही है ना कि मतलब एक सबऑर्डिनेट पावर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट, डेलीगेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द रूल्स, तो हु विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज? हु विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट? एग्जीक्यूटिव कम एग्जीक्यूटिव?
एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड विद प्राइम मिनिस्टर। क्यों? यस सर। सारे डिसीजंस कौन लेता है? जो गवर्नमेंट के सारे डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर। क्यों? विद द असिस्टेंस ऑफ विद द असिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही सब मिलकर के डिसीजन कैबिनेट कमेटी कैबिनेट मिनिस्टर्स मीटिंग होती है। क्यों? उस मैटर को रखा जाता है, इसके ऊपर अप्रूवल लिया जाता है। कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर तो अकेले लेते हैं। क्यों? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना रियल एग्जीक्यूटिव पावर। रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ वेस्ट करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में की जाती है। और हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? पीएम। प्राइम मिनिस्टर। देन अगर बात की जाए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो अगर कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर, तो हु इज द सेंट्रल गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर। रश्मि, यस सर। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करेगा? डायरेक्टली और थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी उसके सबऑर्डिनेट होंगे उन लोगों के साथ असिस्टेंस लेगा ना, जैसे प्रेसिडेंट करता है डायरेक्टली। या तो साइन करता है कुछ कामों में, और कुछ को क्या करता है कि चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली, और बहुत सारे लोगों को वो अपॉइंट करता है अपने अंडर में। ठीक है? तो ये क्या है कि गवर्नमेंट अगर लिखा है कि रूल शैल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट विच इज इन एग्जिस्टेंस। ओके? और वो सेंट्रल की गवर्नमेंट है। करेक्ट? और इसके साथ ही ये जो बात हो रही है, विदाउट पेरेंट एक्ट, विदाउट इनेक्टिंग पेरेंट एक्ट, नो डेलीगेशन विल बी परमिटेड इन रेफरेंस टू दैट। और ये किसी जगह परमिटेड नहीं है। कहीं पर भी डेलीगेशन अगर किया जाएगा तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या है, देयर मस्ट बी पेरेंट एक्ट। इट इज द प्री कंडीशन कि पेरेंट एक्ट होना चाहिए, उस पर रूल बना सकता है कोई भी जिसको अथोराइज किया गया है। ठीक है? क्योंकि पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस होना जरूरी है, या जो भी लेजिस्लेचर है, अगर स्टेट में वो डेलीगेट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। मोशन गुरलेन प्लीज। किसी को कोई डाउट है? सृष्टि? नो सर। Okay, the first class of person, armed forces member of armed forces. Armed forces member क्या है? combatant, non combatant means मोची दर्जी, ये सारे लोग इंक्लूड होंगे उसमें, because they are integral to the armed forces. Now second thing, second class क्या थी प्लीज? एक बार बताइए, तेजी से बताइए। हाँ, forces which are charged with the okay, maintenance of public order. forces which has been charged with the, क्या है, कौन सा पावर है उनके पास? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यस, सेकेंड फोर्स हो गई जिसमें पैरामिलिट्री हो सकती है और अदर फोर्सेस के मेंबर हो सकते हैं। कोई भी एक बड़ी सी आर्मी बनाई जा सकती है ऑन द स्पॉट अगर जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो उसके लिए भी ऐसा ही प्रोविजन है। यस, एंड थर्ड इज person employed in bureau or other organization of the state for the purpose of intelligence and counter intelligence. ओके, यहाँ पर इन्होंने कहा कि पर्सन एम्प्लॉयड इन अ ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब क्या आपने देखा था कि जो भी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वर्किंग फॉर द इंटेलिजेंस एंड वर्किंग फॉर द काउंटर इंटेलिजेंस, रॉ, सीबीआई, एनआईए या फिर आईबी और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्क कर रही हैं, तो उनको माना जाएगा कि इनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो कौन करेगा? पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट एक्ट पास करके किसी और को वो डेलीगेट कर दे कि रूल बना लीजिए इनके लिए। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, ओके, किस लिए करेगा? लास्ट लाइन प्लीज रीड करेंगे, इससे पता चलेगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 33। लास्ट की 2 लाइन रीड करेंगे, ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होगा कि किस लिए ये प्रोविजन बनाया गया। प्लीज रीड शशांक। Be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. Yes, what is the need? What is the need? Discharge their duty and to maintain the discipline. To ensure the proper discharge of their duties and maintain the discipline among them. ये प्रोविजन किस लिए है? What is the object of section 33? वर्ड में नोट कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो 2 वर्ड नोट कर सकते हैं। टू इंश्योर द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। दूसरा जो ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट कॉर्नर पे लिख लेंगे, एक हेडिंग वो करके, एरो दे करके, टू मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग देम। बस, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ 33। हाँ, अच्छा, एक चीज और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वेदर
Article 33 can override Article 21 and 22 also? Yes. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा. Whether Article 33 can override Article 21 and 22? नो सर. Yes, I guess so. Because हाँ जी प्लीज. यस तो स्टार्ट कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो यहाँ एक्सप्लिसिटली लिखा होता है. हाँ यस रश्मि बताइए प्लीज. सर कुछ एक्सटेंट तक तो करता ही है, मतलब अगर आंसर स्पेसिफिक अभी यहाँ पर कर सकता है या कर सकता है. तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे. जैसे आर्टिकल 22 मतलब क्रिमिनल मैटर के लिए थोड़ी बात करता है. हाँ जी. तो जैसे राइट्स देता है. तो अब आर्म फोर्सेस में पूरा मार्शल लॉ आता है, वो अलग ही उसकी पूरी, दे हैव नो लाइक रिलेशन विद द सीआरपीसी और एनीथिंग. सो इट इज डायरेक्टली अ बट देयर इज वन प्रोविजन शशांक, बट देयर इज अ वन प्रोविजन, एक इमरजेंसी के समय में प्रोविजन है, वहाँ पर तो नहीं करता है. 20 और 21 को छोड़ा गया है. सर तो वो यस सर, इसीलिए मैंने नो कहा. सर वो बाद में आया, जो 20 और 21 आए हैं वो बाद में आए हैं. आप दिस इट्स ओके लेकिन बाद में आए तो यहाँ पर भी तो इनको भी तो दिया जाना चाहिए ना. 20-21 का तो बेनिफिट इनको भी मिलना चाहिए. तो इस पे कभी वैसे केसेस नहीं आए. इट्स ओके. नहीं केसेस आए हैं डायरेक्टली साफ मना किया गया है. 21-20 क्या है, 21 एंड 22 इट कैन डायरेक्टली सुपर, बिकॉज यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है. नयन 33 कैन ओवरराइड 21 एंड 22 ऑल्सो. हाँ तो सर ये आर्टिकल 13 के वे क्लॉज 2 के लिए एक्सेप्शन हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि वो प्रोहिबिट करता है ना कोई भी आर्टिकल पार्ट 3 जो हमें दे रहे हैं राइट उसको अब्रिज करने से, तो ये उसका एक्सेप्शन हो गया. तो लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और होती है फिर नयन, क्या कोई मिलिट्री ट्रिब्यूनल कोई जजमेंट अगर पास करता है तो वेदर यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट इन अ स्पेशल लीव पिटीशन इन अपेलेट जुरिस्डिक्शन. सर जब पहले से ही बोल दिया है, मतलब स्पेसिफिकली बोला है, तो फिर मुझे नहीं लगता ये चैलेंज हो सकता है. यस शशांक. I don't know sir. Yes sir, we can go because उसका relation यहाँ we से can we can go but under what पावर कहाँ है, किस पावर में जा सकते हैं आप वहाँ. अगर कोई फंडामेंटल, मैं मानता हूँ चलिए आर्म फोर्सेस का कोई फंडामेंटल राइट नहीं, मैं आर्म फोर्सेस में हूँ, मेरा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरा राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है, मेरा 14, 16, 15, 16 सारे राइट वायलेट हो गए हैं, मेरे साथ एकदम गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ, तो मैं नहीं जा सकता क्या? मेरे फंडामेंटल राइट माना कि मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, मतलब मेरे फंडामेंटल राइट मॉडिफाई किए हैं आपने, लेकिन अगर मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं और मतलब आपके रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो क्या कुछ ग्राउंड है जिनके ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं? अब हाँ Sir, nothing can override the power that has been given to the Supreme Court. एक्चुअली अगर सुप्रीम कोर्ट के लॉ में ही अगर लिखा हो ये, तो अब आर्टिकल 136 क्लॉज 2 and 227 क्लॉज 4 इट इज ऑल्सो रिटन दैट प्लीज आर्टिकल 136 क्लॉज 2 एक बार रीड करेंगे कोई भी. 136 क्लॉज 2 एंड 226 क्लॉज 4. एक लोग 136 क्लॉज 2 देखेंगे और बाकी के दूसरे लोग क्या देखेंगे? 226 क्लॉज 4. देखिए इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन कि आर्म फोर्सेस का आदमी इधर नहीं आ सकता? Sir, 136 clause 2 says nothing in clause 1 shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces. It means Abha, it is a express provision. Yes sir. मीन्स एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ मत रुख करिएगा, अपील में मत आइएगा, यहाँ हम नहीं सुन पाएंगे आपका कोई जजमेंट ऑर्डर अगर कोई मिलिट्री ट्रिब्यूनल में हुआ है. ठीक है. नाउ 226 हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते. कोई रीड करेगा प्लीज जिसको मैंने बोला है 226 क्लॉज 4, 227 क्लॉज 4. उसमें भी कह रहा है nothing in this article shall be deemed to confer on high court powers of superintendence over any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces. ओके, इसका मतलब क्या हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस नहीं है आर्म फोर्सेस के ट्रिब्यूनल के ऊपर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
Yes, sir. It's okay, return back. Article 33 says that Parliament may by law determine the application of the fundamental right to the certain classes of person. Armed forces के जितने भी लोग दिए हैं 1 to A to B C D, okay, and to ensure the proper discharge of the duties and to maintain the discipline among them, they can curtail these fundamental rights. Okay, they can modify the fundamental rights. Is it correct? Okay. Through the Parent Act, Parliament may provide to the government that they may frame policy, they may frame law, they may frame rules regarding the modification of fundamental right of armed forces members of the armed forces, या जो भी A to E तक दिया गया है. Is that clear? Okay. इसके बाद हमारी बात जो थी वो बात क्या थी कि हमने क्या डिस्कस किया था, प्लीज़ बताइए. इसके बाद क्या डिस्कस किया था? एक पॉइंट हमने डिस्कस किया इसके बाद. हाँ जी, ओवरराइड का पावर मैंने देखा था ना. 33, whether 33 can override article 21, 22 also. Yes. Union of India versus GS Bajwa, please. Bajwa, note down please. एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे. Whether article 33 can override the article 21 and 22. केस का नाम नोट करेंगे इसके नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे ही. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जीएस बाजवा SCC 2003. अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को? आभा, नयन, Yes, sir. समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ये अब ऐसा तो नहीं डाउट है किसी को? प्लीज नोट डाउन द केस नेम. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस GS बाजवा, BAJWA बाजवा, SCC 2003. सृष्टि, Yes, sir. समझ में आया तुमको ये? Yes, sir. अगर नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? बताइएगा कि अगर समझ नहीं आता है तो. यस, प्लीज नोट डाउन. पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, कोर्ट ऑब्जर्व, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन एंड only a law made by a virtue of article 33, only a law made by a virtue of article 33 can override article 21 and 22. yes. So इसके बाद हम बात करते हैं क्या लिखा आपने, प्लीज बताइए एक बार, रिपीट करिएगा सृष्टि, क्या लिखा? Yes, sir. Parliamentary legislation, only a law made by a virtue of Article 33 can override Article 21 and 22. यस. क्या केस का नाम क्या है, किस केस में हेल्ड किया गया ये? Union of India versus DS Bajwa, SSC 2003. सृष्टि GS बाजवा. ओके, Okay, sir. GS बाजवा. हाँ, चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि whether appeal can be filed or whether writ petition can be filed in case of violation of fundamental right of a member of armed forces. Please. Sir, appeal cannot be filed because you just have mentioned 2 articles. Yes. And the second thing, writ can be filed. It depends upon ki how much the restriction is. It doesn't say everywhere ki सारे fundamental rights suspended है. It depends on in which act it is getting suspended and कितना किस extent तक suspend कर. ओके, ठीक है, नोट करिए. writ against अपील और रिट अगेंस्ट कोर्ट मार्शल. अपील और रिट अगेंस्ट कोर्ट मार्शल. कोर्ट मार्शल को ही रख लेते हैं क्योंकि वहीं ज़्यादा केसेस आते हैं. बाकी तो इन लोगों की कोई लड़ाई होती नहीं, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं. इतना डिसिप्लिन रहता है कि सीनियर अगर गाली भी दे दे तो कुछ नहीं कहते हैं. क्यों? अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर सीनियर गाली दे दे तो हमें लगता है कि उसके खिलाफ SC/ST एट्रोसिटीज़, अगर कहीं गलती से वो SC/ST है या अगर कहीं वो किसी धर्म जाति से है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि बहुत बड़ा बवाल हो जाए. क्यों?
बताइए। सर होता ही है। ऐसा शायद किसी और डिपार्टमेंट में शायद नहीं है। सीनियर ऑफिसर की इज्जत कुछ ज़्यादा होती है आर्म फोर्सेस में, मैंने देखा है। एक्चुअली वो केयर भी करते हैं जूनियर्स की, वो एक हॉस्टल की तरीके से रखते हैं आई थिंक, ठीक है। तो वो सेम हॉस्टल जैसा ही उनका बिहेवियर होता है, यूनिटी उनकी हॉस्टल जैसी यूनिटी होती है, एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे वाला हिसाब किताब होता है। करप्शन जीरो रहता है, किसी की जेब में रेचकारी नहीं खनकती है, पूरे दिन काम करते हैं। क्यों? पूरे दिन सर ड्यूटी करते करप्शन बड़े लेवल पे होता है। वो डिपेंड करता है, अब हर चीज़ का एक एक्सेप्शन है, ठीक है। हम रूल की बात करते हैं नेहा, तो रूल इज़ कि थोड़ा सा करप्शन कम है, और एक्सेप्शन क्या है, हर जगह करप्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, तो इस प्रोविजन में अपील एंड रिट पिटिशन अगेंस्ट द कोर्ट मार्शल, एक प्रोसीडिंग है, उसके खिलाफ क्या हो सकता है, क्या अपील में जा सकते हैं, उसके खिलाफ अगर ट्रिब्यूनल ने फाइल किया हुआ है। प्लीज नोट डाउन आर्टिकल 136 क्लॉज 2, इसके नीचे नोट करेंगे आर्टिकल 136 क्लॉज 2 एंड 227 क्लॉज 4, 227 क्लॉज 4 exclude the appellate jurisdiction, exclude the appellate jurisdiction, exclude the appellate jurisdiction of the Supreme Court in case of the court martial, या जो भी कार्यवाही है उसको कोर्ट मार्शल नहीं कह सकते, कोई भी कार्यवाही आर्म फोर्सेस के ट्रिब्यूनल की है। वहाँ पर लिखा है ना जजमेंट ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो कोर्ट मार्शल का ही नहीं है, वहाँ पर और भी कोई कार्यवाही अगर होती है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, कुछ भी है, ठीक है। क्या लिखा आपने प्लीज नयन? यस षष्ठी, Yes, sir. क्या लिखा आपने? So Article 136 Clause 2 and Article 227 Clause 4 exclude the appellate jurisdiction of the Supreme Court in case of Court of Armed Forces. In case of the judgment order or sentence of the ट्रिब्यूनल ऑफ आर्म फोर्सेस, ये लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। इन केस जजमेंट ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, जो कि आपको 136(2) में भी मिलेगा और वहाँ पर 227 में भी मिलेगा 4 में। इज इट क्लियर शशांक? हाँ जी सर। नाउ द क्वेश्चन इज रिट पिटिशन अंडर 32 and 226, whether they can file writ petition, whether judicial review can be taken on the whether judicial review can be taken of the order or sentence or judgment of supreme judgment of tribunals proceeding, क्या चैलेंज की जा सकती है, इसकी वैलिडिटी चेक की जा सकती है, 32 में जाया जा सकता है या 226 में, बताइए। हाँ जी सर जजमेंट का रिव्यू ये नहीं समझा मैं सर। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्चुअली कोर्ट क्या 32 में और 226 में, क्या पर्सन 32 और 226 के जरिए वो जा सकता है क्या रेमेडी के लिए, बताइए। देखिए ऐसा है, सारे फंडामेंटल राइट मॉडिफाई नहीं किए जाते हैं शशांक, 2-4 फंडामेंटल राइट मॉडिफाई किए जाएंगे ना, क्यों? हाँ जी सर। अदर फंडामेंटल राइट तो आर्म फोर्स के मेंबर के भी होंगे ना, दैट इज डिफरेंट। एल चंद्र कुमार, वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एक केस, यहाँ पर एक केस सर आप सही बोल रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को लेके था, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल को लेके नहीं बिल्कुल, था, बिल्कुल। लेकिन ये बोला गया था कि रिव्यू पावर नहीं ली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से कभी भी, जो 32 में है। बिल्कुल बिल्कुल अस्ट नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी अस्टेड, ठीक है। क्या है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आपने देखा जो केस आपने बताया एल चंद्र कुमार, वहाँ पर भी, और इसके अलावा भी एक केस है, कौन सा केस था वो, जुडिशियल रिव्यू IR कोहलो, वहाँ पर भी ये बात कही गई। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन में अगर किसी आर्म मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस अगर है, क्या वो रिट पिटीशन में नहीं जा सकता है? अगर आर्म ट्रिब्यूनल ने उसका डिसीजन दे दिया है, सेंटेंस दे दिया है, जजमेंट दे दिया है,
अपील में तो जा नहीं सकता, क्यों बताइए? सृष्टि? जा सकते हैं सर। जा सकते हैं, तो ग्राउंड क्या है, किन ग्राउंड्स पर जा सकते हैं? 32 क्लॉज 4 क्या है? 32 क्लॉज 4 में प्लीज बताइए रश्मि। The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution. तो जा सकते हैं लेकिन सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन कैसे जा सकते हैं, व्हाट ग्राउंड्स? अपील तो जाने नहीं दे रहे हैं आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जनरली क्या होता है, राइट ऑफ अपील फ्लो करता है ना किसी जजमेंट से, डिक्री से, या फिर किसी सेंटेंस से। बताइए। Yes sir. अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन इस ट्रिब्यूनल को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो यहाँ पर 32 और 226, क्या 226 इसका एप्लीकेशन ले सकते हैं? प्लीज नोट डाउन वन केस लॉ ऑन दिस प्रॉब्लम, रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वैसे तो प्लीज़ नोट कर लेंगे, वैसे 3-4 पॉइंट नोट करेंगे। बायसनेस, अदर ब्रीचेज ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड एरर ऑफ जुरिसडिक्शन अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। क्या है, ये जो 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स पर अगर इस तरीके की कोई वायलेशन है तो वो 226 और 32 को अलाउ किया जा सकता है। क्या है? बायसनेस, हाँ नीतिका, फर्स्ट इज, हाँ सर यही बोल रही थी, रिपीट कर देना। फर्स्ट इज नीतिका, सॉरी फर्स्ट इज बायसनेस, सेकेंड इज breaches of natural justice principle, third error of law apparent on the face of record। ये 3 पॉइंट्स आपने देखे। इसमें केस भी आ जाता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केसेस तो काफ़ी हैं, कई सारे केसेस हैं, लेकिन रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर if the sentence imposed by court martial, if the sentence is imposed by court martial is disproportionate to the crime, disproportionate to the crime। हाँ जी, क्या लिखा आपने, बताइए। हाँ जी। So the Supreme Court may interfere if the sentences imposed by court martial is disproportionate to the crime। ओके, अगर मालूम हुआ कि हमने क्या आपको बताया था कि मालूम हुआ कि किसी सिपाही ने बहुत छोटी सी गलती की है और कमांडर ने उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी है कि वो डिसप्रपोर्शनेट है। वैसे ये प्रिंसिपल कौन सा है, ये बता सकता है कोई? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रिंसिपल? बताइए, इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? आर्टिकल 14 में आपने प्रिंसिपल्स देखे थे। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यस। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये वेडनेसबरी की भी बात कर रहे हैं सर। ऑफ कोर्स ये वेडनेसबरी प्रिंसिपल को भी हिट कर देगा, ठीक है। तो ये जो बात इन्होंने कही कि अगर डिसप्रपोर्शनेट है अगर, तो वहाँ पर उसके 32 को अलाउ किया जा सकता है, 226 अलाउ किया जा सकता है। केस का नाम क्या है? रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 सुप्रीम। ओके, हाँ। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 33 आई थिंक कंप्लीट हुआ, इसमें कुछ है और बाकी कोई आर्टिकल में प्रोविज़न है? देखिए,
हाँ जी, प्लीज आर्टिकल 34 को एक बार रीड करेंगे आप। हाँ जी, पढ़ूं सर? यस यस, Restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in any area. यस, Notwithstanding anything in the foregoing provision of this part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or other act done under the martial law in such area. ओके। यहाँ पर एक चीज़ है, आप लोगों को एक वर्ड आया है, इसका मतलब बता सकते हैं आप हमें? इंडेमनिटी, बताइए, कोई ऐसा है जो बता सकता है? इंडेमनिटी और गारंटी, आपने दोनों ये पढ़े होंगे, कॉन्ट्रैक्ट में आई थिंक है। सर किसी मतलब किसी और के लॉस को बियर करना और थर्ड पार्टी को लॉस से बचाना, मतलब वही जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में। क्या अंतर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? इंडेमनिटी का मतलब क्या है, प्लीज बताइए। सर जो गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है उसमें 3 पार्टी होती है। एक इंडेमनिटी होल्डर होता है, एक अगर गारंटी में इंडेमनिटी होल्डर नहीं होता है। सनी, यस प्लीज। सर जब कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है उसका लॉस बियर करने को, उसे इंडेमनिटी। ये बात है, ये सनी का देखो एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या है? क्या बियर करना है? लॉस। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ना किसी अपने दोस्त को लेकर के जाते हैं, क्यों? मूवी दिखाने के लिए। क्या प्रॉमिस करके ले जाते हैं उसको? अरे रात में पढ़ा देंगे तुमको ना, क्यों सनी? यस सर। ना, और रात में नहीं पढ़ाते हैं आप। क्या कहते हैं? चलो और चलते हैं, मूवी देख के आते हैं, तुमको रात में पढ़ा देंगे, चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट करा देंगे। तो ये क्या है? तो ये तो इंडेमनिटी है ना। क्या किया? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति आपको होने वाली है, क्षति हुई है तो आपको क्या है? उसकी पूर्ति करने का प्रॉमिस किया हुआ है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया हुआ है। इन डिस्चार्ज ऑफ दैट ड्यूटी, अगर किसी भी तरीके की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बताइए। इंडेमनिफायर। During the discharge of duty, if any loss is caused, then that loss will be beared by? Please read the article 34, please, again. बताइए प्लीज, रीड करिए। शशांक। यस सर, फिर से पढ़ूं सर? यस यस। Restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in any area. Yes. Notwithstanding anything in the foregoing provision of this part, Parliament by law may by law indemnify any person in the service of the Union or of a state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or other act done under martial law in such area. Okay, martial law is in application. Martial law may be proclaimed by? कौन प्रोक्लेम करेगा मार्शल लॉ? पार्लियामेंट सर। साहब पार्लियामेंट नहीं करती है। पार्लियामेंट के पास पावर है मार्शल लॉ प्रोक्लेम कर दे। Who is the head of the all forces of country? प्रेसिडेंट। तो कौन करेगा मार्शल लॉ अप्लाई? बताइए। शशांक। प्रेसिडेंट।
शशांक सेक्शन में मत ढूंढो, वहाँ पर नहीं मिलेगा शायद तुमको, ठीक है, वहाँ पे ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट लॉ बना रही है यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। क्या? मार्शियल लॉ इज एन एप्लीकेशन in the territory of India or any part thereof, and you have been chosen from the state forces as a member of the force, you have been chosen from the central government forces, and you have been charged with the maintenance of public order and to control the violence in the country, and martial law is an operation. Then during that martial law, if you have been charged with the duty, that duty is to protect, duty is to maintain public order, then who will be liable for that? If any wrong has been done by you during that process, then who will indemnify to you? अगर लॉस करते हैं आप, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन इंडेमनीफाई करेगा? वो सब, अगर कोई लॉस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में बाय लॉ। एक बार प्लीज, अब एक बार गुरलेन रिपीट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा हाँ, यस यस। Restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in any area. Yes. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, Parliament may, by law, indemnify any person in the service of the Union or of a state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture orders, or other acts done under martial law in such area. Okay. यहाँ पर कहा कि देखिए, किसी भी तरीके के अगर कोई भी लॉसेस हैं अगर होते हैं, इंडेमनीफाई करेगी पार्लियामेंट लॉ बना करके। किसको? कोई भी व्यक्ति जो सर्विस में है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, अगर उसको चूज़ किया गया है, किस लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर ड्यूरिंग द मार्शियल लॉ इज इन एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? सनी, गुंजन? यस सर। गुंजन बताइए। यस सर, यस सर। एक और चीज है, डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ इज इट itself ipso facto creates the suspension of habeas corpus? अगर किसी पार्ट में मार्शियल लॉ इन एप्लीकेशन है तो ये इट इटसेल्फ इप्सो फैक्टो रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ हेबियस कॉर्पस? यस, नो? गुरलेन, मार्शियल लॉ ऑपरेशन में ही इसका मतलब नहीं है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए, जब तक कि वो क्या ना किए जाएं, क्या ना किए जाएं, एक्सप्रेसली सस्पेंड ना किए जाएं। ठीक है, ये इमरजेंसी नहीं है। मार्शियल लॉ ऑपरेशन में है तो कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं, कुछ लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, रिसरेक्शन कर रहे हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, रिबेल कर रहे हैं, तो ये उनको सप्रेस करने के लिए है, ना कि बाकी के जो लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट को क्या कर देना, सस्पेंड करने के लिए। इट इटसेल्फ इप्सो फैक्टो नॉट सस्पेंड द फंडामेंटल राइट, पर्टिकुलरली हिबियस का। ओके, आप नीचे देखेंगे नोट्स में आपको मिलेगा, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, AIR 1976। प्लीज। हाँ, आर्टिकल 35 के बारे में बात कर लेते हैं प्लीज थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, जब मार्शल लॉ की बात की है तो हम स्पेशल पावर की भी बात करते हैं, स्पेशल फोर्स को बनाने की बात करते हैं। आपको याद है ये स्पेशल फोर्स एक्ट क्या नाम था इसका, प्लीज बताइए एक बार। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यस, इन विच केस दिस एक्ट वाज चैलेंज इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, वैसे बता सकते हैं कोई? इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई थी। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, in high court the validity was challenged and court upheld the validity of this act.
नोट डाउन द केस नेम, दिल्ली हाई कोर्ट ने बरुआ वर्सेस स्टेट ऑफ असम, AIR 1983, बरुआ वर्सेस BARUA, बरुआ वर्सेस स्टेट ऑफ असम, AIR 1983, दिल्ली हाई कोर्ट. Constitutional validity of AFSPA 1958 was challenged and upheld by Delhi High Court. एंड सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी वैलिडिटी चेक की गई. क्या नाम है केस का? कोई बता सकता है किस केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया ये केस? ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, वहां पर भी वैलिडिटी इसकी चेक की गई और वहां पर भी इसको क्या वैलिड करार दिया गया. केस का नाम नोट कर लीजिए प्लीज. Naga People's Movement of Human Rights, Naga People's Movement for Human Rights versus Union of India. Naga People's Movement of Human Rights versus Naga People's Movement for Human Rights versus Union of India. 1998 Supreme Court. 1998 Supreme Court. Yes. Please come to the article 35. आप लोग आर्टिकल 35 पे आएंगे प्लीज. Sir, Article 35. हाँ जी. Legislation to give effect to the provisions of this part, notwithstanding anything in this constitution. A. Parliament shall have and the legislature of a state shall not have power to make laws. Okay. यहाँ पर गोल्डन केस. Parliament shall have and the legislature of state shall not have. Highlight this word. Parliament have and state legislature shall not have. किसी कीमत पर लॉ नहीं बना सकती है, जो नीचे अभी देखेंगे आप. हाँ प्लीज अब रीड करेंगे. बताइए. Number 1. Yes. With respect to any of the matters which under clause 3 of Article 16, clause 3 of Article 32, Article 33 and Article 34 Okay. may be provided for. Shall I continue? एक्चुअली इसमें से जो आर्टिकल्स हैं, हमें पहले तो आप लोग ये आर्टिकल्स बताएंगे. पहले 16(3) में क्या दिया गया है प्लीज़ बताइए. 16(3) में दिया है. गुंजन. Clause 3 says. Yes. Sir, मैं पढ़ूं? हाँ जी. Clause 3 of Article 16 says, nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory Okay. prior to such employment or appointment. देखिए ऐसा है कि रेजिडेंस रिलेटेड क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट बना सकती है. क्यों रोलिन? जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट ही वहां पर अप्लाई कर सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या है ये लॉ किसने बनाया बताइए. पार्लियामेंट ने बनाया. पार्लियामेंट रेजिडेंस की कंडीशन को, जबकि ये वायलेशन है, इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि आप रेजिडेंस बेस्ड लॉ नहीं बनाएंगे. क्यों? डोमिसाइल बेस्ड लॉ बनाइए, लेकिन रेजिडेंस बेस्ड लॉ नहीं बनाएंगे आप. आप ये कहिए कि उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन मिलेगा आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश के, बिहार में नहीं मिलेगा. इट्स ओके. अगर आप कह दिए कि आप उत्तर प्रदेश में रेजिडेंस अगर आपका है तो आपको हम ये नहीं करेंगे, आपका रेजिडेंस होना चाहिए यहाँ पर. जरूरी तो है नहीं कि रेजिडेंस हर जगह हो आदमी का. क्यों? अब जैसे जम्मू में किसी का रेजिडेंस नहीं है तो नौकरी नहीं कर सकता वहाँ. क्यों? तो अगर कोई कंडीशन 16(3) में है तो सिर्फ वो कौन बना सकता है बताइए. Only the Parliament is authorized. Only Parliament is authorized to make law. 16(3). Yes. Second. हाँ जी. देखिए इस पार्ट में जो लॉ दिए गए हैं, जिन पर लॉ बनने हैं, तो इसलिए बताया गया है इसमें
कि देखिए 35 में आपको बता देता हूं कि जो लेजिस्लेशन है ना, जो लेजिस्लेशन है जो 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट के पार्ट में जो भी लेजिस्लेशन होंगे, जो लॉ बनाने की बात की गई है, तो सबसे पहला 16(3) की बात करते हैं, तो वहां पर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट नहीं बना सकता है 16(3) में। इसके अलावा यस प्लीज नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट इज आर्टिकल 32। हाँ 32 क्लॉज 3 में क्या है प्लीज? क्लॉज 3 ऑफ 32 Clause 3 is without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its ओके jurisdiction गुरलीन, all हमने क्या बात की थी आर्टिकल 32 में कि एक तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज अ पावर टू लिशन द रेट्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, हमने देखा था 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट एंड 226 में डायरेक्टली हाई कोर्ट। लेकिन वेदर दिस पावर आर्टिकल 32 का जो पावर है रिट करने का, या पूरा का पूरा आर्टिकल 32 का जो पावर है, वेदर दिस पावर कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो 3 में क्या देखा आपने? 32 में था कि दिस पावर कैन बी ट्रांसफर टू द एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑल्सो। और कौन करेगा? ओनली द पार्लियामेंट विल इनैक्ट द लॉ विद रेफरेंस टू द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ आर्टिकल 32 क्लॉज 1। जो 1 में दी गई पावर है उसको किसी और कोर्ट को भी दिया जा सकता है जिसको पार्लियामेंट उचित समझती हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, जहां भी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन वो अपने 32 का रेट सुन सकती है। इज इट क्लियर? अगर पार्लियामेंट अलाउ करे तो यहां पर भी लॉ कौन बनाएगा? सर पार्लियामेंट ही बनाएगा। यस पार्लियामेंट। ओके नाउ सर आर्टिकल 33 पूरा है। आर्टिकल 33 एंड 34 जो कि आपने अभी देखा। 33 यस मार्शल लॉ और उसके साथ ही जो फंडामेंटल राइट के मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। और कहाँ पर बनाएगी? हाँ जी 2 रोमन में 2 है जो बताइए। for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this part. Yes, for prescribing punishment for those acts which are declared to be offense under this part. अगर 17 में अगर लॉ बनाना है कोई तो कौन बनाएगा? कह दिया जाए कि आपने कहा ना कि abolition of untouchability होगी, तो who will make law? कहा गया ना कि abolition of untouchability in any form and law should be there for that the abolition. इसके लिए लॉ होना चाहिए। Who will make the law under Article 17 please? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। अगर यहाँ पर कहा गया है कि किसी चीज को कि ऑफेंस बनाना है किसी काम को, तो उसके लिए कौन लॉ बनाएगा? पार्ट 3 में पार्लियामेंट। यस आगे। And Parliament shall, as soon as may be after the commencement of this Constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred to in subclause 2. जैसे ही संविधान इन्फोर्समेंट में आएगा, क्लॉज 2 पर काम करना संविधान कौन करना शुरू कर देगा? पार्लियामेंट क्लॉज 2 में लॉ बनाना शुरू कर सकती है। पार्लियामेंट शैल करेगी एज सुन एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट। रोमन में 2 जो दिया हुआ है कि अगर कोई पनिशमेंट तैयार करना है, पार्ट 3 में अगर कोई फंडामेंटल राइट है उसके लिए लिखा हुआ है कि ये अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर प्रोहिबिशन ऑफ बेगार या फिर ये जो चाइल्ड लेबर, इन सब को रोकने के लिए अगर कोई पनिशमेंट बनाना है आपको, अगर तो आप जैसे ही देश का संविधान इन्फोर्स हो उसके बाद से आप एथोराइज हैं लॉ बनाएंगे आप। इज इट क्लियर? तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट विल मेक द लॉ। ओके नाउ क्लॉज बी। Any law in force immediately before the commencement of this Constitution of the Territory of India with respect to any of the matters referred to in subclause 1 of clause 8 or providing for punishment for any act referred to in subclause 2 of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under Article 372, continue in force until altered or repealed or amended by the Parliament. ओके इट मीन्स अगर कोई लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, किस लिए शशांक? किस लिए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है?
आर्टिकल 35 क्लॉज ए, आपने देखा आर्टिकल 35 क्लॉज ए में अगर लॉ बनाने की बात चल रही है, उससे रिलेटेड कोई लॉ पहले से बना हुआ है या पनिशमेंट पहले से ही प्रोवाइडेड है, जो कि हम बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो हम बनाएंगे, अगर कोई लॉ पहले से ही चल रहा है और इट इज़ अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, until or unless it is not repealed or it is not amended by the parliament, it will be considered valid law। और इसको तब तक माना जाएगा कि इन्फोर्स में है जब तक इसको क्या नहीं कर दिया जाएगा, एडॉप्टेशन ऑर्डर के साथ एडॉप्ट कर लिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए। 372 में इसकी वैलिडिटी रहेगी और ये इन्फोर्स रहेगा। एंड व्हाट इज द लॉ इन इन्फोर्स, द मीनिंग जो 372 में लॉज इन्फोर्स की जो मीनिंग है, उसी मीनिंग को माना जाएगा कि ये कब तक लॉ इन्फोर्स रहेंगे। तो कब तक लॉ इन्फोर्स रहेंगे, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो 35 में अगर वो लॉ बने हुए हैं, जो 35 का जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर उसमें कोई लॉ पहले से बना हुआ है, कब तक इन्फोर्समेंट में रहेगा सृष्टि? जब तक कोई नया ऐसा लॉ ना बना दिया जाए। Until altered or repealed. अल्टर्ड, रिपील्ड एंड एडॉप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑर्डर से वो एडॉप्ट नहीं कर लिया गया है जो 372 में दिया गया है, याद है सृष्टि? Yes sir. कोई एडॉप्टेशन नहीं किया गया। आप देखते हैं ना नीचे लिखा रहता है एडॉप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन रूल्स दिस ईयर एडॉप्ट किया गया ये। तो अगर वो एडॉप्ट नहीं हुआ, रिपील नहीं हुआ, मॉडिफाई यानी अल्टर नहीं हुआ, तो वो तब तक काम करेगा, लॉज इन फोर्स रहेगा, जब तक कि वो रिपील नहीं कर लिया जाता या फिर अमेंड नहीं किया जाता या फिर उसको अल्टर नहीं। दिस इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स। एक चीज़ बचती है, एडीएम जबलपुर एंड इमरजेंसी, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। सो this thing will be discussed in the chapter emergency yes। और आपका ये जो कंप्लीट हुआ है ना 35 तक, आई थिंक मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा। वो गुजारिश ये है कि जो आपने कंटेंट अभी तक तैयार किया है, जो भी 400 पेजेस आपने लिखे हैं अब तक, जो भी पेजेस लिखे हैं ना आपने, आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश के एग्ज़ाम में मैं 80% की गारंटी लेता हूँ, 20% की गारंटी नहीं लेता हूँ। 80% क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे और मेंस के 60% क्वेश्चन इतने ही पार्ट से बनेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सृष्टि? क्या है मेंस में अगर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो 4 में से मैं लिख कर देता हूँ 2 क्वेश्चन तो यहीं से रहेंगे, 2 शायद आपके बाहर से आ जाए कुछ। और ऑब्जेक्टिव 80% क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू यहीं से तैयार होंगे। बाकी प्रोविजंस में जो भी है ना, वो सिर्फ बेयर रीडिंग है और वो बेयर रीडिंग कल से शुरू होगी और वो बेयर रीडिंग आपको बताएगी कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपके जो क्वेश्चन मेंस के रहेंगे वो आपको बताते रहेंगे, नोट करते रहेंगे आप, और कुछ थोड़ा बहुत ही लिखेंगे। जैसे डीपीएसपी, वी विल डिस्कस डीपीएसपी इन 1 डे। सो प्लीज़ आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे। जो डीपीएसपी दी गई हैं 36 टू 51 आप लोग इनको रिवाइज करेंगे 36 टू 51 एंड 1 लेक्चर, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना है। अब हमें टाइम नहीं लगाना ज़्यादा, जितना टाइम मुझे देना था आई हैव गिवन। ये इनमें देना बहुत ज़रूरी था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आगे चल कर के आपको कोई दिक्कत ना हो और आंसर्स लिखने में आपको मदद हो। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल टाइम। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और इतना पेशेंटली आप लोगों ने सुना, क्योंकि इतना पेशेंटली पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनने वाले नहीं मिलते। इस देश में किस चीज़ की कमी है? सुनने वालों की कमी है। सुनने वालों की बहुत कमी है इस देश में, सुनाने वालों की बहुत ज़्यादा भरमार है। यूट्यूब खोलिए, टिकटॉक खोलिए, व्हाट्सअप खोलिए, फेसबुक खोलिए, एवरीवेयर एवरीवन इज़ सुना रहे हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं डेली? कोई नहीं होगा शायद, मुझे लग रहा है। कोई है ऐसा जो ऑल इंडिया रेडियो सुनता है? कभी कभी नहीं होता, ये तो ऐसे ही फिर बोल रही हैं आप। ऑल इंडिया रेडियो जो सुनता है ना, वो कभी कभी नहीं सुनता है, एवरीडे सुनता है, क्योंकि वो ऐसी स्वीट पॉइजन है ना कि उसके बिना सुने आपको नींद ही नहीं आएगी फिर। इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लिसन ऑल इंडिया रेडियो 5 मिनट्स एवरी डे। 5 और 26 मिनट आता है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को,
9 सर PM न्यूज़ जो आती है सर 9 PM मॉर्निंग एंड 9 PM इवनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़ दोनों के दोनों। आप कोई न्यूज़पेपर मत पढ़िए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, इट्स ओके, सब कुछ कवर करा देगा वो। 9 PM मॉर्निंग एंड 9 PM इवनिंग, आप समझ रहे हैं? सिर्फ 20-20 मिनट न्यूज़ सुन लीजिए, मैं आपको लिख कर देता हूं कि आपको पूरे देश के हालचाल पता चल जाएंगे और कौन क्या कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोशिश करिए आप लोग एक बार, वैसे करेंगे तो आप लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ 20-20 मिनट की बात है, लेक्चर ही जैसा वो भी है आपके लिए, पता है, क्योंकि बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर हैं, प्रेसिडेंट कहाँ पर हैं, देश में क्या हलचल चल रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है, एवरीथिंग इन 23 मिनट्स। ओके, और बकवास नहीं होती है, दैट्स वेरी नाइस थिंग।